एक यूनिट के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और जो कि स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम के लिए है। और कोशिश करेंगे हम कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको पढ़ा पाएँ। ठीक है, आज केवल ओनली यूनिट 1 का लेक्चर रहेगा, वन शॉट रहेगा, और कल उसके बाद यूनिट 2 का रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो इसमें हम पढ़ेंगे एक प्रारूपिक पुष्प की अनुदैर्ध्य या लंबवत काट, ये रहेगा। पहले तो आप ये अच्छे समझ लीजिए कि प्रारूपिक पुष्प का मतलब क्या होता है। प्रारूपिक पुष्प का मतलब होता है कि एक ऐसा फूल जो हाल ही में खिला हो, एक युवा फ्लावर, एक यंग फ्लावर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट 2019 में से 5 नंबर में पूछा गया था, लेकिन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अब इसमें से नहीं आता है, लेकिन इसमें से कोई ना कोई ओटी जरूर आएगी। ठीक है, तो हम एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, इससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, ये पुष्प का सबसे निचला भाग होता है जो लंबवत होता है, हल्का सा धागे की तरह होता है, जिसे अपन कहते हैं पुष्प वृंत। क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक फूली हुई संरचना देखने को मिल रही है इस प्रकार की, इसे हम कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन, पूरा का पूरा जो फूल होता है वो इसी के ऊपर व्यवस्थित रहता है। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक पुष्प में कितने चक्र होते हैं, पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि एक फूल में कितने चक्र हैं। तो एक फूल में टोटल 4 चक्र होते हैं, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं, ये भी एक अपने आप में एक ओटी है, एमसीक्यू है। तो एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं। पहला जो चक्र है वह हमारे पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, जिसे हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। और इसकी इकाई को हम कहते हैं बाह्य दल। इकाई का मतलब होता है, एक वचन में कहते हैं हम बाह्य दल। एक को बोलेंगे बाह्य दल, और इसके ग्रुप को, पूरे चक्र को बोलेंगे बाह्य दल पुंज। पुंज का मतलब होता है समूह। ये हरे रंग के होते हैं। ये बेटा कैसे रंग के होते हैं? ये टोटली हरे रंग के होते हैं। और इनका कार्य होता है कि ये कलिका अवस्था में हमारे पुष्प की, हमारे फूल की रक्षा करने का काम करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी सहायता करते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पुष्प का जो द्वितीय चक्र होता है उसे हम कहते हैं दलपुंज। ये दलपुंज हैं। प्रत्येक पुष्प के दलपुंज भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं, जिन्हें अपन हिंदी की भाषा में पंखुड़ी कहते हैं, और इनकी इकाई को हम कहते हैं दल। ये खुशबूदार होते हैं, रंगीन होते हैं, रसदार होते हैं, इसीलिए ये परागण की क्रिया में सहायता करते हैं। कोई ना कोई छोटा क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि कार्य क्या है, जैसे कि बायदल का कार्य पूछ सकता है, दलपुंज का कार्य पूछ सकता है। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि टेपीटम के कार्य क्या होते हैं, तो उसका आंसर था टेपीटम परागकणों को भोजन देने का काम करता है और सहारा देता है। इसी प्रकार से दलपुंज के कार्य पूछ सकते हैं। दलपुंज परागण की क्रिया में सहायता करते हैं। बाह्यदल पुंज, जब हमारा पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो हमारे फूल की ये रक्षा करने का काम करते हैं। तो ये हमारे 2 चक्र क्लियर हो गए। ये बाहरी चक्र होते हैं और इन्हें हम सहायक चक्र कहते हैं। कौन से चक्र कहते हैं? सहायक चक्र कहते हैं। हमारे पुष्प का तृतीय चक्र है पुमंग। ये हमारे पुष्प का तृतीय चक्र है, जिसे हम पुमंग कहते हैं, और इसकी इकाई को हम कहते हैं पुंकेशर। ये हमारे पुष्प का नर जननांग है।
ये हमारे पुष्प का तीसरा बाहरी चक्र होता है, लेकिन यह आवश्यक चक्र है क्योंकि ये लैंगिक जनन में भाग लेता है। चतुर्थ चक्र का उदाहरण जो है वो है हमारा जायांग। जायांग, इसकी इकाई को हम कहते हैं अंडप। इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं? अंडप कहते हैं। ठीक है। और पुमंग की इकाई को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था, इकाई याद कर लेना, कोई ना कोई एक इकाई जरूर पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। इसी में से कोई ना कोई एक कोटि आपको पूछी जा सकती है, ये इंपोर्टेंट है। चलिए, तो पुष्प में टोटल कितने चक्र बताए हमने? 4, जिसमें से 2 चक्र कैसे होते हैं? सहायक। 2 कैसे होते हैं? आवश्यक चक्र होते हैं। 3 चक्र बाहरी चक्र होते हैं और 1 चक्र जो है वो अंतः चक्र होता है, जो हमें स्पेशली दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पराग कण की संरचना को सचित्र समझाइए। पराग कण की संरचना इंपोर्टेंट है। इसमें से एक ओटी आई थी, कौन सी आई थी बताते हैं, और कौन सी आ सकती है ये भी बताते हैं हम आपको। पराग कण की संरचना, तो पहले ध्यान से सुने, ये चित्र में परागकण दिखाया गया है, हम आपको स्पेशली बना के दिखाते हैं। परागकण एक, पहली संरचना, पहली झिल्ली, दूसरी ए है, और देखिए सर, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा परागकण जो है वो दोहरी झिल्ली का बना होता है। तो पहले पॉइंट समझें, परागकण एक कोशिकीय होता है। परागकण एक कोशिकीय है। दूसरा पॉइंट है कि परागकण जो है वो एक कोशिकीय होता है और एक केंद्रकीय है। एक केंद्रकीय, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं। और एक कोशिकीय एक केंद्रक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं अगुणित संरचना, हैप्लॉइड, अगुणित। तो ओटी आ सकती है कि परागकण डॉट 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 होता है, तो उसका आंसर है अगुणित। ठीक है, परागकण की 2 झिल्लियां होती हैं, एक बाहर की ओर होती है जिसे हम कहते हैं बाह्य चोल, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई थी कि बाह्य चोल जो होता है, सॉरी अंतः चोल पूछा गया था, ये वाला अंतः चोल जो है वह किससे मिलकर बना होता है? तो उसका आंसर था कि अंतः चोल जो है वो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। इसके बाद बाह्य चोल जो है वो किससे बना होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस वर्ष के लिए, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरेपोलिनिन से मिलकर बना होता है। और ध्यान रहे कि बाह्य चोल अंतः चोल को पूरा नहीं ढकता है, कुछ भाग खुला रह जाता है, जैसे यहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुला है, यहाँ खुला है। इसे हम कहते हैं जनन छिद्र, क्योंकि यहां से ही पराग नलिका का जन्म होता है, इसीलिए हम इसे जनन छिद्र के नाम से जानते हैं। इसके बारे में सुनो, स्पोरोलीन, स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो पर्यावरण में किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं करता है किसी के साथ, चाहे वो रासायनिक क्रिया हो, चाहे भौतिक हो, चाहे जैविक क्रिया हो। इसीलिए यह पर्यावरण में करोड़ों वर्षों तक पड़ा रहता है, फिर भी इसका कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ध्यान रखें, नेचर में जो चीजें ऐसी हैं कि जो डाइजेस्ट नहीं होती हैं, वो क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि उनके कोई आज तक एंजाइम नहीं है। कांच को डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम नहीं है, ना ही स्पोरोपोलिनिन को डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम आज तक नहीं है, इसीलिए ये चीजें डाइजेस्ट नहीं होती हैं। इसीलिए इसे ध्यान रखना, ये हाई रेजिस्टेंस मटेरियल है जो केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शंस नहीं करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखियो, इस वर्ष आ सकता है। इसके अंदर केंद्रक उपस्थित रहता है, वैक्यूल पाए जाते हैं जिन्हें हम रिक्तिका कहते हैं, ये रिक्तिका हैं। पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता होती है कि उनमें रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं
जैसे जो पदार्थ हमारी कोशिकाओं के लिए आवश्यक नहीं होते हैं तो वो रिक्तिकाओं में जाकर रख दिए जाते हैं। इनका मेन फंक्शन है रिक्तिका का कार्य, ठीक है, अनावश्यक पदार्थों को स्टोर करके रखना। ठीक, तो इस प्रकार से आपका परागकण की संरचना है, इंपोर्टेंट है। इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो आ सकती हैं, जैसे कि बाह्यचोल स्पोरोपोलिन से बना होता है, अंताचोल रिपीट हो सकता है, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। परागकण अगुणित होते हैं। परागकण कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है बीजांड की संरचना। काय की संरचना? बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बीजांड की संरचना। देखो हम एक बीजांड की संरचना बना रहे हैं, आप ध्यान से बनाना भी सीखें। ये देखिए, देखो ये बीजांड है। बीजांड का सबसे निचला भाग फूला हुआ होता है, ये वाला भाग, इसे हम कहते हैं बीजांडाधार या प्लेसेंटा। ये छड़ जैसी संरचना होती है, इसे हम कहते हैं बीजांड ब्रंत। बीजांड ब्रंत, बीजांड का डंठल होता है जिससे हमारा बीजांड जुड़ा रहता है। बीजांड ब्रंत बीजांड से जहां जुड़ता है तो उस जोड़ का नाम है हाइलम। उस जोड़ को हम कहते हैं हाइलम। लेकिन ध्यान रहे, बीजांड से बीजांड व्रंत जितनी दूरी तक जुड़ता है उसे हम कहते हैं रेफी। तो रेफी और हाइलम में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि रेफी क्या होती है और हाइलम क्या होता है। हाइलम जोड़ का नाम है, रेफी इस जोड़ की दूरी है। रेफी क्या है? इस जोड़ की दूरी है। जैसे आपने देखा होगा कोई जॉइंट है, जैसे जॉइंट लग गया तो ये हाइलम हो गया, वही जॉइंट कहां से कहां तक लगा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? रेफी कहते हैं, ठीक है, ध्यान करना। ये ऊपर वाला हिस्सा देखिए, ये हमारे बीजांड का ऊपरी हिस्सा है, ठीक है। इसे अपन कहते हैं चलाइजा, ठीक। निभाग, यहां से दो प्रकार के आवरण निकलते हैं जिन्हें हम अध्यावरण कहते हैं। अध्या मीन्स आधे आवरण, क्योंकि यह इसे पूरा नहीं ढकते। आप देखें गौर से, पूरा नहीं ढका हुआ है, कुछ भाग खुला हुआ है। तो जो बाहर होता है उसे हम कहते हैं बाह्य अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण। और जो अंदर की साइड में होते हैं उन्हें हम कहते हैं अंतः अंतः अध्यावरण, ठीक है। ये इसे पूरा नहीं ढकते हैं, कुछ भाग खुला रह जाता है, इसे हम कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कहते हैं? इसे हम बीजांड द्वार के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। अब अंदर चलते हैं। अंदर की साइड में तीन एक जैसी कोशिकाएं बनी होती हैं, ऐसे करके तीन कोशिकाएं बनी हैं। इन्हें हम कहते हैं प्रति ध्रुव कोशिकाएं। प्रति ध्रुव कोशिकाएं कहते हैं। कौन सी कोशिकाएं कहते हैं? प्रतिध्रुव कोशिकाएं कहते हैं। नीचे की ओर दो कोशिकाएं होती हैं, इन्हें हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं, ठीक। और ऊपर की साइड में होती है कोशिका जिसे हम कहते हैं अंड कोशिका। क्या कहते हैं? जिसे हम अंड कोशिका कहते हैं, ठीक। और बीच में पाए जाते हैं दो केंद्रक
जिन्हें हम ध्रुवीय केंद्रक के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्र। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसी के बीच में यहां पर एक और कोशिका पाई जाती है जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, बीजांड की ओनली, बस सबसे बड़ी कोशिका मतलब बीजांड की कोशिका, जिसे हम कहते हैं केंद्रकीय कोशिका। इसे क्या कहते हैं? केंद्रकीय कोशिका। अब यहां पर दो क्वेश्चन बने कि बीजांड में कितने केंद्रक होते हैं, तो गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केंद्रक होते हैं बीजांड में। कोशिकाएं कितनी होती हैं? ज्यादातर लोग ऊपर की 3 नीचे की 3 गिन लेते हैं, लेकिन केंद्रकीय कोशिका को भूल जाते हैं। तो 3 और 3 6 और 1 7। याद रखियो, जो क्वेश्चन ओटी में पूछा जाता है कि बीजांड में कितने केंद्रक? 8 केंद्रक। बीजांड में कितनी कोशिकाएं? 7 कोशिकाएं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में कि ध्रुवीय केंद्रकों के चारों ओर कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो उस पदार्थ का नाम है बीजांडकाय। उसे हम बीजांडकाय कहते हैं, न्यूसीलस, जो भोजन की तरह कार्य करता है। याद रखना, इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है दोहरा निषेचन। दोहरे निषेचन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन या त्रिसल्यन। ध्यान से समझे, दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन या त्रिशल्यन से आप क्या समझते हैं? तो इसे समझाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बीजांड की संरचना बना देते एक बार और, ताकि आपको ध्यान समझ में आता रहे। ये आपकी प्रतिध्रुव कोशिकाएं हैं, इनकी संख्या 3 है। ये आपकी सहायक कोशिकाएं हैं, ये आपकी अंड कोशिका है, ये आपके ध्रुवीय केंद्रक हैं, जिन्हें हम द्विकेंद्रक के नाम से जानते हैं। याद रहे कि जैसे ही पराग नलिका अंदर प्रवेश करती है, तो पराग नलिका अपने साथ जो है वो 2 नर युग्मक को लेकर आती है। ये देखिए आप, मेल गैमीट नर युग्मक लेके आती है। इसके अंदर बीजांड काय भरा है, धीरे धीरे घूम घूम के इनमें से एक केंद्रक जो है वो अंड कोशिका से संलयन हो जाता है, जुड़ जाता है। इसे हम कहते हैं सत्य निषेचन। इसे हम कहते हैं सत्य निषेचन। क्या कहते हैं? सत्य निषेचन, या हम कहते हैं सिनगेमी। ये वाला वर्ड एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, सिनगेमी किसे कहते हैं, आप इसे याद रखेंगे। दोहरे निषेचन के बारे में सबसे पहले नवास्चन करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था। इसके बाद दूसरा नरयुग्मक द्विकेंद्रक से संलयन हो जाता है। आई बात समझ में? अब यहां पर निषेचन 2 बार हो रहा है, एक बार यहां हुआ, एक बार यहां हुआ, इसीलिए हम इसे दोहरे निषेचन के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा एक बार और अच्छे से पढ़ते हैं। एक केंद्रक प्लस नरयुग्मक का दूसरा केंद्रक, दोनों आपस में संलयन हो गए, युग्मनज बन गया। क्या बन गया? युग्मनज। ध्यान रहे, नरयुग्मक भी कैसा होता है? अगुणित। ये भी अगुणित है, एक केंद्रक, तो युग्मनज कैसा होता है? द्विगुणित। किसी का भी युग्मनज हो, चाहे वो मनुष्यों में हो चाहे वो पौधों में हो, याद रखना है युग्मनज हमेशा द्विगुणित ही होता है। युग्मनज वृद्धि और विकास करेगा, जिससे भ्रूण बनेगा। भ्रूण वृद्धि और विकास करने के बाद बीज का निर्माण करता है। ये लाइन सभी को याद होनी चाहिए। प्रथम निषेचन में बीज बनते हैं। ठीक, दूसरी बात, एन प्लस ये हमारे पास 2n है, 2n। तो संरचना कैसी बन गई? ये बनी थी 2n द्विगुणित, और ये बनेगी 3n।
यानी संरचना बनी त्रिगुणित। त्रिगुणित आई बात समझ में। और त्रिगुण संरचना आगे चलकर बना देती है PEN, जिसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। हिंदी में हम नाम लिख रहे हैं प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक, जो कि आगे चलकर प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक भ्रूण पोष का निर्माण करता है, जो कि पौधों में भोजन की तरह काम करता है। याद रहे, प्रथम निषेचन हो तो जाता है, लेकिन भ्रूण में भ्रूण वृद्धि विकास नहीं करता है। जब तक दोहरा निषेचन नहीं होता है, भोजन नहीं बनता है, तब तक ये कोई कार्य विभाजन नहीं करेगा। जैसे भ्रूण पुष्प बनेगा, भ्रूण अपना कार्य करना शुरू कर देगा और बीज का निर्माण कर लेगा। तो ए हो गए। अब यहां पर गौर से देखो कि इस क्रिया में निषेचन 2 बार हो रहा है, 1 बार और 2 बार, इसीलिए हम इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। इसमें त्रिगुण संरचना का निर्माण होता है, जिसे त्रिशल्यन कहते हैं। त्रिगुण संरचना का नाम है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जो आगे चलकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। आई बात समझ में। तो इसमें 2 एक क्वेश्चन बहुत अच्छे बने हैं। युग्मनज हमेशा द्विगुणित होता है। युग्मनज हमेशा कैसा होता है? द्विगुणित। पहली ओटी आ सकती है। प्राथमिक निषेचन से भ्रूण या बीज का निर्माण होता है, ठीक है। त्रिशल्यन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, जो आगे चलकर भ्रूणपोष बनाता है। जैसे नारियल है, नारियल के अंदर भरा हुआ पानी क्या है? भ्रूणपोष का उदाहरण है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोहरा निषेचन। फल, फल के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। इनमें से कोई क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? फल का मतलब क्या होता है? पका हुआ, पका हुआ या रसदार अंडाशय, रसदार अंडाशय फल कहलाता है। आई बात समझ में। पका हुआ अंडाशय या रसदार अंडाशय को ही हम फल कहते हैं, ठीक है। कक्षा 12 में फल की केवल ज्यादा नहीं डीपली दिया है, 3 टाइप बताए उन्होंने। पहला लिखा है उन्होंने सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स, सत्य फल। दूसरा उन्होंने लिखा है आभासी फल या कूट फल, फॉल्स फ्रूट। और तीसरा लिखा है उन्होंने अनिषेक फलन, अनिषेक फलन कहा है। अब तीनों इंपोर्टेंट हैं, कोई भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। सत्यफल किसे कहते हैं? सत्यफल उसे कहते हैं जो केवल अंडाशय से बने, जो केवल अंडाशय से बने सत्यफल। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण है पी मैंगो, पी मैंगो, ऐसे याद रखियो ट्रिक के साथ। पी मैंगो है मटर और आम। आभासी फल किसे कहते हैं? जो अंडाशय के अलावा पुष्पासन से मिलकर बने, बाह्य दल पुंज से बने, दल पुंज से बने, आदि से बने, इसे हम कहते हैं आभासी या कूट फल। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सेब। क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? हम सेब को आभासी फल इसीलिए कहते हैं क्योंकि सेब का जो निर्माण है वो अंडाशय के अलावा बाह्यदलपुंज, दलपुंज आदि से मिलकर होता है। अनिषेक फलन क्या है? अनिषेक फलन का मतलब बेटा होता है, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट यही है, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। और इस क्रिया को हम अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं, ठीक है, बिना निषेचन के। जैसे कि एग्जाम में इसके एग्जाम्पल क्या हैं? एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका पहला ही एग्जाम्पल दिया गया है आपका पपीता। आप बोलोगे सर पपीता, हाँ पपीता में बीज होते हैं, इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। पपीता हो गया आपके बेटा, अंगूर हो गए क्योंकि अंगूर में बीज नहीं होते हैं, आपका केला हो गया। तो ये मैं बार बार बीज रहित क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बिना निषेचन के जो फल बनते हैं
वो कैसे होते हैं? वो बीज रहित होते हैं। आई बात समझ में? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पर हम एक क्वेश्चन और समझा देते हैं आपको। बहुभ्रूणता इंपोर्टेंट है। 2 नंबर में पॉली एम्ब्रियोनी। वैसे तो मोस्टली अपन ये जानते हैं कि एक बीज में केवल एक ही भ्रूण होता है, लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा भ्रूण होते हैं, उन्हें हम बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे कि अंगूर और संतरा। अंगूर और संतरा, ये आप याद करके रखना। इनमें से ही कोई 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है स्वपरागण और परपरागण के लाभ। पहले हम लाभ पढ़ते हैं। तो बेटा देखो, स्वपरागण की क्रिया का सबसे पहला लाभ तो यही होता है कि परागण की क्रिया बड़ी आसानी से हो जाती है और इसमें हमें किसी भी कारक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पराग कणों की बर्बादी बहुत कम होती है। आई बात समझ में? ये इससे लाभ है। स्वपरागण से हानि क्या है? तो स्वपरागण से पहली हानि तो यही है कि इस प्रकार के परागण की क्रिया में जो भी पौधे या बीज बनते हैं उनमें विभिन्नता के गुण नहीं पाए जाते हैं, जो विकास की क्रिया के लिए हमारे लिए ज्यादा सहयोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पहली बात। दूसरा बात यह है कि स्वपरागण लगातार जब होता रहता है तो पौधों के अंदर जनन की क्षमता में कमी आ जाती है और पुष्प और बीज अच्छे विकसित नहीं हो पाते हैं और बीज हल्के पैदा होने लगते हैं और बीजों की संख्या घटने लगती है। ठीक, स्वपरागण से लाभ और हानि। परपरागण के लाभ क्या है बेटा? तो परपरागण का लाभ यही है कि परपरागण की क्रिया में जो भी बीज बनेंगे वो आकार में बड़े होंगे, संख्या ज्यादा होगी और इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इनमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और परपरागण से हानियां क्या हैं? तो परपरागण की पहली हानि तो यही होती है कि इसमें हमें कारक की आवश्यकता पड़ती है और कारक नहीं मिला तो परपरागण क्रिया नहीं होगी और इसमें परागकणों का भारी मात्रा में नुकसान होता है। आई बात समझ में? तो ये परपरागण से हानियां हैं। ठीक, अगला है स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखो। अगर ये लाभ हानि नहीं आए तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। स्वपरागण और परपरागण से क्या हानियां होती हैं, सॉरी क्या अंतर है दोनों में? तो स्वपरागण की क्रिया द्विलिंगी पौधों में होगी, परपरागण की क्रिया मोस्टली एक लिंगी पौधों में देखने को मिलती है। स्वपरागण की क्रिया में हमें किसी कारक की आवश्यकता नहीं है, परपरागण क्रिया में हमें किसी कारक की आवश्यकता पड़ती है। आई बात समझ में? स्वपरागण की क्रिया में, स्वपरागण क्रिया में जो भी बीज बनते हैं वो हल्के होते हैं, संख्या कम होते हैं। परपरागण क्रिया में बनने वाले बीजों की संख्या अधिक होगी और वो आकार में बड़े होते हैं। स्वपरागण की क्रिया में खिलने वाले पुष्प जो है वो गंध रहित होते हैं, कम चमकीले और भड़कीले होते हैं नहीं होते हैं। लेकिन परपरागण क्रिया में जो पुष्प होते हैं वो खुशबूदार होते हैं, रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये इनसे क्या है, अंतर है इनकी। आप इसे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में 100% आ सकता है, आप इसे याद करके रखियो। आर्टिफिशियल कृत्रिम परागण। चलिए सर, हम पढ़ते हैं कृत्रिम परागण। क्या पढ़ेंगे हम? अब अगला क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन अपना जो है वो है कृत्रिम परागण क्या है। कृत्रिम परागण। तो पहले तो आप ये समझिए कि हमें कृत्रिम परागण की जरूरत क्यों पड़ी। हमें कृत्रिम परागण की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि आने वाले समय में या जो समय चल रहा है वहां पर जनसंख्या तेजी से वृद्धि कर रही है, तो हमें कुछ ऐसे पौधों की आवश्यकता है जो फल फूल ज्यादा दें, जिनका आर्थिक महत्व ज्यादा हो। इसीलिए हमें कृत्रिम परागण की जरूरत पड़ी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा देखते हैं कि ये हमने एक द्विलिंगी पुष्प बनाया है। ये हमने एक पौधा बना के, फूल बना के तैयार कर दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला पॉइंट जो है वो ये कहता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1,
सबसे पहले हम कलिका अवस्था में ही इस पुष्प के पराग कणों को अलग काट कर अलग कर देते हैं। इसके पराग कणों को हम क्या करते हैं, काट कर अलग करते। लो भैया, हमने इसके पराग कणों को काट कर अलग कर दिया, ये कर दिए पराग कण अलग। भाई हमने ऐसा क्यों किया? तो हमने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि अगर हम इसके पराग कणों को, इसके हम पुंकेसर को काट कर अलग नहीं करेंगे, इसके पुंकेसर को काट कर अलग नहीं करेंगे, तो यही पुंकेसर इसे क्या कर देंगे, इसे परागित कर देंगे। क्या कर देंगे? इसे परागित कर देंगे, क्योंकि ये निम्न श्रेणी का पौधा है, हमें इससे परागण नहीं कराना है। ठीक है, तो जब हम कलिका अवस्था में पुष्प के पराग कणों या हम उसके पुंकेसरों को जब काट कर अलग कर देते हैं, तो इस क्रिया को हम विपुंसन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विपुंसन किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम इमस्कुलेशन कहते हैं, एनसीईआरटी में हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश नाम दे रखा है उन्होंने, इमस्कुलेशन कहते हैं, और हिंदी में से विपुंसन कहते हैं। विपुंसन का मतलब होता है कि जब हम किसी पुष्प के पुंकेसरों को काट कर अलग कर देते हैं तो इस क्रिया को हम विपुंसन कहते हैं। अब हम करते क्या हैं कि इसे हम फिर से एक पेपर की सहायता से ढक देते हैं। इस क्रिया को हम बैगिंग या कैपिंग कहते हैं। इसे हम कहते हैं कैपिंग, कैपिंग, या हम कहते हैं इसे बैगिंग कहते हैं। कैपिंग या बैगिंग कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि बाई चांस कोई अवांछनीय परागकण आ जाए, इसे परागत ना कर जाए, इसलिए ढक देते हैं। फिर हमें आवश्यक जो भी हमारी इच्छा अनुसार जो परागकण हैं वो मिल जाते हैं, तो हम इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसे जड़ा देते हैं। इस प्रोसेस को हम डस्टिंग कहते हैं। इसे हम हटाएंगे, उसके बाद झड़ाएंगे नहीं। आप सोच रहे हैं सर ऐसे जड़ा दें, इसे हम डस्टिंग कहते हैं। डस्टिंग के बाद हम इसे फिर से कवर कर देते हैं, 4 या 5 दिन तक कवर करके रखते हैं। इस प्रोसेस को हम रीकैपिंग या रीबैगिंग के नाम से जानते हैं। 4 या 6 दिन के बाद जैसे ही परागण हो जाता है, फिर हम इसे हटाकर अलग कर देते हैं। इसे ही हम कृत्रिम परागण के नाम से जानते हैं। चलिए सर, अगला क्वेश्चन जो आपका है, मोस्टली जो पूछे जाएंगे मैं उसी के एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम अनावश्यक, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे टेस्टिस के बारे में। हम आपको ये बताएंगे कि मनुष्य के जो वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा से बाहर क्यों पाए जाते हैं। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। इतने टेम्परेचर पर अगर ये वृषण शरीर के अंदर होते तो इतने टेम्परेचर पर इनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एग्जाम में आ चुका है। आई बात समझ में? तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता। तो शुक्राणुओं का निर्माण शरीर के तापमान से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर होता है। इसीलिए वृषण उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं। बोलो बात समझ में आई? ये इंपोर्टेंट है, ओटी आती है, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि वृषण उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं। तो उसका आंसर है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, और इतने तापमान पर शरीर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता है। अतः शुक्राणुओं का निर्माण शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पर होता है। इसीलिए वृषण उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे तरीके से याद रखना। दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। आई बात समझ में? वृषण, ऐसे ही हम यहाँ पर स्त्री के बारे में थोड़ा बता देते हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं। अंडाशय को भी हम प्राथमिक
लैंगिक अंग के नाम से जानते हैं? अगर क्वेश्चन आ जाए कि पुरुष का प्राथमिक लैंगिक अंग का नाम लिखो वृषण, स्त्री के लैंगिक अंग का नाम लिखो अंडाशय ओवरी, और इन दोनों को मिलाकर अगर हम बात करें तो हम कहते हैं जनद। इन्हें हम जनद कहते हैं। क्या कहते हैं? जनद, यानी गोनेट्स। याद रखियो अच्छे से, ये 2 नंबर की ओटी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक चलो, अब हम नर जननांग के बाद मादा जननांग की ओर आते हैं, और जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है हम उसी पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहली ओटी एक बार एग्जाम में पूछी गई थी कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, यहां पर होती है। एक क्वेश्चन जे बनता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है यहां पर कि जब मासिक चक्र होता है तो वह कितनी जगह चल रहा होता है? तो पहली जगह है कि एंडोमेट्रियम 1, अंडाशय 2 और अंडवाहिनी 3। 3 जगह क्रिया होती है लगातार मासिक चक्र में। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसमें से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे है। ठीक है, याद रखना है इसे। अब आते हैं सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। वृषण की अनुप्रस्थ काट। ये क्वेश्चन 2019 में केवल इसका डायग्राम पूछा जा चुका है, लेकिन अब इसका डायग्राम नहीं आएगा। इसके बारे में पूछा जा सकता है। वृषण की अनुप्रस्थ काट, वृषण की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, वृषण की अनुप्रस्थ काट। तो हम आपको इसमें से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। हम एक रफली डायग्राम बना रहे हैं। ये देखिए आप, सबसे बाहर इसके ऊपर एक हमें झिल्ली दिखाई देती है, जिसे हम पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हम डॉट डॉट करके दिखा रहे हैं, ये वाली झिल्ली। ठीक है, इसके नीचे की जो मेम्ब्रेन है इसे हम ट्यूनिका एल्व्यूजिनिया कहते हैं, और इसमें कुछ वृषण खंड पाए जाते हैं, ये वाले। इनकी गिनती याद रखना आप। एक वृषण में 250 वृषण खंड पाए जाते हैं, गिनती याद रखियो। ठीक है, और प्रत्येक वृषण खंड में 3 शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे करके 3 की संख्या होती है। तो इस प्रकार से 250 हुए वृषण खंड, 3 हुई शुक्रजनन नलिकाएं, टोटल हो गए 750। तो एक तरफ के वृषण में 750 शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजनन नलिकाओं के आसपास जो है कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, ये इनके मध्य में पाई जाती हैं। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं अंतराली कोशिकाएं। इन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? अंतराली कोशिकाओं के नाम से जानते हैं, यहां मिलेंगी देखने को। इन्हें अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। इनकी खोज वैज्ञानिक लेडिंग ने की थी, इसीलिए हमने लेडिंग कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं। अगर हम शुक्रजनन नलिकाओं को काट कर देखें तो इसमें से हमें कुछ बड़ी कोशिकाएं दिखती हैं, कुछ कोशिकाएं छोटी दिखती हैं जो साइड में रहती हैं, ऐसे करके। जो बड़ी कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, क्योंकि जब सिलेबस हटा नहीं था उसके पहले भी ये टॉपिक बोर्ड में थे। तो सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को भोजन देती हैं, उन्हें सहारा देती हैं। शुक्राणुओं को कौन कौन क्या क्या देता है? सर्टोली कोशिकाएं उन्हें भोजन देंगी और सहारा देंगी। लेकिन बगल में छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया,
ये वे कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शुक्राणुओं को जन्म देने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट 4-6 होती थी, इसमें से देख लेना। चलिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल से 3-4 ऐसे ऑप्शंस क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हें आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मासिक चक्र जो है वो 11 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। आई बात समझ में? प्रारंभ होगा, इसे हम मेनार्क कहते हैं। 45 से 50 साल की उम्र में बंद हो जाता है, इसे हम कहते हैं रजोनी वृत्ति। इसे हम रजोनी वृत्ति के नाम से जानते हैं। कभी कभार यह चक्र 5 से लेके 8 वर्ष की आयु में भी प्रारंभ हो जाता है, इसे हम कहते हैं पूर्वकालिक मासिक चक्र कहते हैं। पूर्वकालिक मासिक चक्र कहते हैं। ठीक है, और मासिक चक्र को हम कई नामों से जानते हैं, रजोधर्म है, और ऋतुस्राव चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एमसी, रिप्रोडक्टिव साइकिल आरसी, मेंसेज, बहुत सारे इसके नाम हैं। लेकिन आप इन 3 क्वेश्चनों को विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें बड़ा क्वेश्चन कोई आने वाला नहीं है, छोटा क्वेश्चन आएगा केवल। ठीक है, याद रखना इसे अच्छे से। ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, लगातार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, इसे आप अच्छे से रट के जाना। ठीक है, बढ़िया तरीके से रटना इसे। ये दोनों क्वेश्चन है, इसका नाम है शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन का मतलब होता है कि शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को हम शुक्राणु जनन के नाम से जानते हैं। शुक्राणु जब बनते हैं तो इसके बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारी एक कोशिका है जिसे हम प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। इसे हम कहते हैं प्राथमिक जनन कोशिका। इसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक जनन कोशिका के नाम से जानते हैं, या हम इसे प्राथमिक जनन नर कोशिका भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने समसूत्री विभाजन किया। हम सब जानते हैं कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कभी आधी नहीं होती है, जितनी रहती है उतनी ही पाई जाती है। फिर इन्होंने लगातार विभाजन किया, तो एक कुछ कोशिकाएं विभाजन लगातार करती रहती हैं और कुछ कोशिकाएं अपनी अंगली वाली प्रावस्था में चली जाती हैं। इन सारी की सारी कोशिकाओं को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं। स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं हम इन्हें, और इस पूरी अवस्था को हम कहते हैं गुणन प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था कहते हैं? गुणन प्रावस्था। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी कोशिकाएं लगातार गुणन कर रही हैं, 1 से 2, 2 से 4 हो गई, 4 से 8 हो जाएंगी, तो गुणन प्रावस्था है। विभाजन कौन सा हुआ? विभाजन हुआ समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री विभाजन हुआ। इन्हीं में से एक कोशिका वृद्धि विकास करेगी, भोजन ग्रहण करेगी और अपने आकार को बढ़ा कर लेती है, तो इसे हम नाम देते हैं वृद्धि प्रावस्था। कौन सा नाम दे दिया? वृद्धि प्रावस्था इसका नाम हो गया। ठीक, अब क्या होगा कि वृद्धि प्रावस्था इसका नाम हो गया। अब इसे हम कहते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। इसे हम कहते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब ये करेगा अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन करेगा? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। हम सब जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। तो यहाँ पर एक बार किया और गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो गई? आधी हो गई। ठीक है, इसे हम कहते हैं द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ठीक है,
और यहां पर होगा अर्ध सूत्री विभाजन सेकंड। कौन सा विभाजन होगा? अर्ध सूत्री विभाजन सेकंड होगा। शेष हम इसके आगे देखेंगे अभी। ठीक है। अब यहां पर जैसे ही आगे की ओर विभाजन होगा तो हम देखेंगे कि हम यहां पर क्या है कि कितनी कोश, दो कोशिकाएं थी। ठीक है, कितनी कोशिकाएं थी? दो थी, एक्स और एक्स। अब यहां पर दो कोशिकाएं की जगह चार कोशिकाएं और बन गई। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटिड। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड कहेंगे। ठीक है, अब ये कायांतरण कर लेते हैं, अपना रूप बदलकर शुक्राणुओं का निर्माण कर लेते हैं। जैसे एक, ऐसे यहां पर एक शुक्राणु, दो, तीन, चार। ठीक है, एक्स हैप्लॉइड, अगुणित, अगुणित और अगुणित। इस हेडिंग का नाम है परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, और विभाजन कौन सा हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो ये ऐसे करके याद कर सकते हैं। याद रहे कि जब हमारी एक कोशिका चार शुक्राणुओं का निर्माण करती है, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कभी कभार पूछ देता है कि 100 कोशिकाएं कितना बनाएंगी, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद करके रखें, जी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक, चलो देखो, इसके बाद बात करते हैं अंडाणु जनन क्या है। ठीक है, अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं? तो अंडाणुओं के बनने की क्रिया, अंडाणु जनन। तो अंडाणु जनन का मतलब होता है कि अंडाणुओं के बनने की क्रिया को हम अंडाणु जनन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक कोशिका है जिसे हम प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। प्राथमिक जनन कोशिका। ठीक है, अब ये लगातार विभाजन करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी, लगातार कोशिकाएं बनाएगी। इन समस्त कोशिकाओं को हम कहते हैं ऊगोनिया। इन्हें हम कहते हैं ऊगोनिया बोलते हैं। और इस अवस्था को बोलेंगे हम वही गुणन प्रावस्था, समसूत्री विभाजन कहेंगे। इनमें से कोई एक कोशिका अपने आकार में बड़ी हो जाती है भोजन ग्रहण करके, इसे हम कहते हैं वृद्धि प्रावस्था। इसे हम कहते हैं वृद्धि प्रावस्था के नाम से जानते हैं। और इसका नाम है प्राथमिक ऊशाइट। इसे हम प्राथमिक ऊशाइट कहते हैं। अब यहां पर होगा अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा। तो यहां पर संख्या कैसी हो जाएगी? आधी, जिसमें से एक सेल बनेगी बड़ी, एक बनेगी छोटी, जिसे हम ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। और इसे हम कहते हैं द्वितीयक ऊशाइट। द्वितीयक ऊशाइट। ठीक है, अब यहां पर अर्धसूत्री विभाजन कौन सा होगा? सेकंड। सेकंड। तो यहां पर बनी कितनी? एक ध्रुवी कोश का जे बनी, एक ध्रुवी कोश का ए बन गई, और एक ध्रुवी कोश का ए बनी, और ए बना आपका अंडाणु। ये क्या बन गया? अंडाणु। तो याद रखो, एक कोशिका से एक अंडाणु बनता है। आज तक वैज्ञानिक इस बात को क्लियर नहीं कर पाए कि अंडाणु जनन की क्रिया में ध्रुवी कोशिकाएं कितनी बनती हैं, 2 बनती हैं कि 3 बनती हैं, लेकिन इतना पता है कि बनती जरूर है। ठीक है, इसे कहते हैं परिपक्वन प्रावस्था। इसे हम कहते हैं परिपक्वन प्रावस्था। और अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है। एक बात याद रखना कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की क्रिया में थोड़ा ज्यादा अंतर यह है कि शुक्राणु जनन की क्रिया 24 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अंडाणु जनन की क्रिया जो है वो 24 घंटे में नहीं होती है। आधी क्रिया जो यहां तक जो है, जो कि मादा शिशु होता है ना, मादा
है ना, वो जब गर्भाशय के अंदर होती है तभी आदि क्रिया हो जाती है, ऐसे उसका जन्म होगा और जैसे ही उसका मासिक चक्र प्रारंभ होता है तब जाकर यहाँ से क्रिया फिर से स्टार्ट होती है। इसीलिए स्त्रियों में मासिक चक्र जो है वो जीवन भर तक नहीं चलता है, क्योंकि उसमें कुछ पुटिकाएं निश्चित होती हैं और वो जब नष्ट हो जाती हैं तो मासिक चक्र रुक जाता है। लेकिन पुरुषों में शुक्राणु बनने की क्रिया जीवन भर तक रहती है, इसीलिए वह जन्म भर बच्चे पैदा कर सकते हैं। शुक्राणु, ये क्वेश्चन 2022 में इसका स्ट्रक्चर पूछा जा चुका है। इसके क्वेश्चन एग्जाम में इसका चित्र 2022 में पूछ लिया है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 2022 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक, एक पहला ओटी ये है, हो सकता है इसमें से ओटी आ जाए। तो शुक्राणु की जो संरचना जो है वो चारों तरफ से कौन सी झिल्ली से ढकी होती है, उसका नाम है प्लाज्मा झिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु के चारों तरफ पाई जाती है जिससे वह ढका रहता है। प्लाज्मा झिल्ली, शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, सिर, मध्य भाग और पूंछ। और क्या होती है, पूंछ होती है। ठीक है, शुक्राणु का अगला भाग नुकीला होता है, ये वाला जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं, जो गोल्गी बॉडी का बना होता है। इसके बीच में केंद्रक पाया जाता है एक बड़ा सा। यहां पर 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक केंद्रक के पास होता है, एक केंद्रक से दूर होता है, इसीलिए इसे समीपस्थ कहते हैं, इसे दूरस्थ कहते हैं। और दूरस्थ सेंट्रियोल होता है वह एक अक्षीय तंतु का निर्माण करता है, ये वाला अक्षीय तंतु, जिसके ऊपर सर्पिलाकार माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। सर्पिलाकार माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं। इसके पास खुद की एनर्जी होती है, इसीलिए यह तीव्र गति से घूमता है, मूवमेंट करता है, और इसके घूमने फिरने में इसकी पूंछ इसकी सहायता करती है। ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंडाणु, अंडाणु, अंडाणु के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि अंडाणु अचल होते हैं, अर्थात वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, ये गोल होते हैं। ठीक है, लेकिन शुक्राणु चल होते हैं और वह तीव्रता से गति कर सकते हैं। अंडाणु के भीतर केंद्रक उपस्थित रहता है, चारों तरफ कोशिका द्रव भरा होता है, इसीलिए इसे हम कोशिका द्रव तो कहते ही कहते हैं, साथ में हम इसे ऊप्लाज्म भी कहते हैं। इसके चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। क्या नाम है इसका, जोना पेलुसिडा इसका नाम है। और बाहर की तरफ एक और मेम्ब्रेन दिख रही है, बहुत सारी सेल्स दिख रही है इस टाइप के, इन्हें हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। इसका नाम है कोरोना रेडिएटा। और अंदर वाली मेम्ब्रेन जो ये वाली मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। इसे हम जोना पेलुसिडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपरा किसे कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं अपरा और अंग्रेजी में कहते हैं प्लेसेंटा। तो याद रखो कि भ्रूण से एक रस्सीदार, एक बहुत सारी उंगली जैसी संरचनाएं निकल आती हैं जो गर्भाशय की कोरियोनिक झिल्ली से जाकर जुड़ जाती हैं, तो एक रस्सी जैसी संरचना बन जाती है जिसे हम अपरा कहते हैं। अपरा, अपरा के बहुत सारे कार्य हैं जो इंपोर्टेंट हैं। पहला कार्य है, अपरा भोजन को प्रदान करता है शिशु को। दूसरा कार्य है, अपरा गैसीय आदान प्रदान करता है। अपरा कई हानिकारक पदार्थों को भ्रूण के अंदर जाने से रोक देता है। समझ में, इसीलिए यह बैरियर का काम करता है, रोकने का काम करता है। आई बात समझ में। भोजन कई ऐसे हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करने का कार्य करता है जो शिशु के लिए किसी की जो शिशु के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं होते हैं। तो ये कार्य इंपोर्टेंट है, याद रखना, इन्हें याद करके रखियो। ये पूछे जाते हैं अपरा क्या है, अपरा के कार्य लिखो। इसमें लिखा है ऑक्सीजन सप्लाई करता है। आई बात समझ में। उत्सर्जी पदार्थों यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर करने का काम कौन करता है, अपरा करता है।
ठीक है। माँ जो भी खाती है वो हम लोगों में पहुंचता है, किसके द्वारा? अपरा के द्वारा। ठीक है। इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन छोड़े जाते हैं, इन्हें आप याद कर लियो, ये हो सकता है पूछे जाएं। HCG का पूरा नाम ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन। एक दूसरा दिया गया ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL, एस्ट्रोजन्स प्रोजेस्टेरोन्स हार्मोन। और सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो फीमेल डिलीवरी के समय, बच्चा जब जन्म लेता है उस समय रिलैक्सन हार्मोन छोड़ा जाता है, जिससे वेजाइना यानी योनि का मुंह बड़ा हो जाता है और बच्चा बाहर से आसानी से बाहर की ओर चला जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो हैं वो अपरा के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। किसके द्वारा छोड़े जाते हैं? अपरा के द्वारा छोड़े जाते हैं। ठीक, बंद कर दे।